एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे हैं और आप लोग रेगुलरली पार्टनरशिप अकाउंटिंग की वीडियोस देख रहे हैं। आई नो आपको ये लग रहा होगा कि हम इतने टाइम से चैप्टर नंबर 2 ही कर रहे हैं और अभी तक हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर हमारा ख़त्म नहीं हुआ है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो एडमिशन ऑफ पार्टनर में जितने भी हम लोग कंसेप्ट सीखेंगे, जैसे कि हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना सीखते हैं, या हम लोग गुडविल कैलकुलेट करना सीखते हैं, या हम गुडविल की अकाउंटिंग देखते हैं, और आज भी जो हम टॉपिक पढ़ेंगे जो है रीवैल्यूएशन का, ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके आगे आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं, चाहे मैं बात करूँ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर की या मैं बात करूँ डेथ ऑफ पार्टनर की, उन सब में जो 80% कंसेप्ट है वो हम जो एडमिशन के टाइम पे पढ़ रहे हैं वहीं से आएगा। तो इसीलिए एडमिशन ऑफ पार्टनर में पूरा टाइम लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी जब हम एडमिशन ऑफ पार्टनर कर रहे हैं तो आप ये मानकर चलिए कि हम सिर्फ एडमिशन नहीं कर रहे हैं, हम पूरा रिकॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं। अब मैंने आपको बताया था कि जो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होती है वो तब होती है जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है, चेंज होता है, राइट। जब भी पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज किया जाएगा, चाहे वो किसी नए पार्टनर के एडमिशन की वजह से हो, चाहे वो किसी पुराने पार्टनर के रिटायरमेंट की वजह से हो, या डेथ की वजह से हो, या वैसे ही पार्टनर्स डिसाइड करें कि भाई हमें अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लेना चाहिए है, तो इन सब सर्कमस्टांसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। और इसके जो हम अभी कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, चाहे वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना हो, गुडविल कैलकुलेट करना हो, रीवैल्यूएशन अकाउंट हो, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना हो, करंट अकाउंट हो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो, ये सारे कंसेप्ट जो हैं वो इन सब टॉपिक्स में इस्तेमाल होंगे। तो इसीलिए एडमिशन की सारी वीडियोस ध्यान से देखना बहुत ज़रूरी है। तो पहले मैं हमेशा सजेस्ट करूंगी, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि फर्स्ट वीडियो से स्टार्ट करिए। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो पार्टनरशिप अकाउंटिंग पे जो मैंने पूरी लेक्चर सीरीज़ बना रखी है, आप फर्स्ट लेक्चर से उसे देखना शुरू करिए, ताकि थ्योरेटिकल कंसेप्ट से लेकर आपके जो प्रैक्टिकल कंसेप्ट्स हैं सारे क्लियर हो जाए और आपको कोई भी दिक्कत ना आए, चाहे हम कोई भी टॉपिक बीच में से स्टार्ट करें। सो एज आई सेड, आज हम एक और ऐसा टॉपिक देखेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में ही, जो आगे तक इस्तेमाल होगा, मतलब जिसकी जो एप्लीकेशन है वो आगे वाले टॉपिक्स में भी है। और वो टॉपिक्स कौन कौन से हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में जितनी भी चीज़ें आती हैं, यानी कि डेथ एंड रिटायरमेंट में भी हम उसे इस्तेमाल करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। आज हम बात करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट पढ़ने से पहले हम पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। रीवैल्यूएट, राइट। री यानी कि दोबारा से, वैल्यूएट यानी कि किसी चीज़ की वैल्यू कैलकुलेट करना। तो अब हम यहाँ पे किस चीज़ की वैल्यू दोबारा से कैलकुलेट कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, ये जानना ज़रूरी है। तो जब मैं कह रही हूँ री इवैल्यूएट करना, दोबारा से इवैल्यूएट करना, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा बिजनेस है, हम उसके असेट्स और जो लायबिलिटीज़ हैं उन्हें रीवैल्यूएट कर रहे हैं, राइट। उन्हें हम क्या कर रहे हैं, दोबारा से रीवैल्यूएट कर रहे हैं। अब हमें अच्छे से पता है कि जो असेट्स और लायबिलिटीज़ होती हैं वो बिजनेस की बैलेंस शीट में नज़र आती हैं, राइट। एक साल से दूसरे साल हम उसे कैरी फॉरवर्ड करते हैं, हम उसे बैलेंस शीट में आगे लेकर जाते हैं। साल भर में कोई भी चेंजेस हुए होते हैं अगर उस असेट में या उस लायबिलिटी में, तो हम वो चेंजेस उसमें इनकॉर्पोरेट करते हैं और नई बैलेंस शीट में फिर से उन असेट्स को, लायबिलिटीज़ को दिखा देते हैं, राइट। ये असेट्स और लायबिलिटीज़ कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत सालों से उसी वैल्यू पे चल रहे होते हैं। जैसे बिजनेस स्टार्ट किया गया था लेट से 2018 में। 2018 में जो लैंड था इस बिजनेस का वो था 5 लाख रुपए का, लेट से इट वाज फॉर ₹5 लाख, और तब से उसे 5 लाख रुपए पर ही दिखाया जा रहा है, राइट। तो अब हमें क्या ज़रूरत है, इसे रीवैल्यूएट करने की ज़रूरत है। और ये ज़रूरत क्यों है ये भी मैं अभी बताती हूँ। उसी तरीके से कुछ लायबिलिटीज़ को भी हमें क्या करना होता है, रीवैल्यूएट करना होता है। तो जब हम पार्टनरशिप अकाउंटिंग में रीवैल्यूएशन अकाउंट की बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं असेट्स और लायबिलिटीज़ को रीवैल्यूएट करने की। तो जायज़ सी बात है, अगर रीवैल्यूएट करते वक्त असेट की वैल्यू बढ़कर आएगी, मतलब 5 लाख का लैंड था और अब हमने जब उसे रीवैल्यूएट किया तो उसकी वैल्यू आ रही है लेट से 11 लाख रुपए की, तो मतलब 6 लाख रुपए का हमें क्या हुआ है, मुनाफा हुआ है, राइट। अगर असेट की वैल्यू रीवैल्यूएशन के टाइम पर बढ़कर आती है तो वो हमारे बिजनेस के लिए क्या होता है, गेन होता है।
उसी तरीके से अगर किसी असेट की वैल्यू हमें पता चलता है कि हम उसे बैलेंस शीट में ज़्यादा पर दिखा रहे थे और उसकी वैल्यू इतनी है ही नहीं, जैसे लैंड शो हो रहा था 5 लाख रुपीज़ पर, लेट से एक प्लांट या एक बिल्डिंग थी वो शो हो रही थी 10 लाख रुपीज़ पर, और अब क्या हुआ, मैंने देखा कि भाई वो जो बिल्डिंग है वो बहुत पुराने हाल की हो गई है, तो जब उसे दोबारा रिवैल्यूएट किया गया तो वो 9 लाख रुपए की आई। तो यहाँ पर जो हमारे असेट की वैल्यू रिवैल्यूएट करने के बाद जब कम होती है तो वो हमारे लिए क्या होता है, बिजनेस के लिए क्या होता है, लॉस होता है, क्योंकि जायज़ सी बात है हमारी बैलेंस शीट में अब क्या हो गया, वो असेट उतना कम नज़र में आएगा। उसी तरीके से अगर कोई लायबिलिटी इंक्रीज होती है, जब हम उसे रिवैल्यूएट करते हैं हमें पता चलता है कि किसी लायबिलिटी की जो वैल्यू है वो ज़्यादा है, तो ये क्या होता है, लॉस होता है। और अगर किसी लायबिलिटी की वैल्यू कम होकर आती है हमारे पास तो वो बिजनेस के लिए क्या होता है, गेन होता है। यहाँ पे मैं बिजनेस की बात कर रही हूँ तो हमें अपने आप इम्प्लाई कर लेना है कि मैं पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस की बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीख रही हूँ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस के लिए। तो जब मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाती हूँ तो पहली चीज़ हमें याद रखनी है, हम रिवैल्यूएट किसे करेंगे, बिजनेस के, पार्टनरशिप बिजनेस के असेट्स को और लायबिलिटीज़ को। अगर असेट्स रिवैल्यूएट करने के बाद बढ़ी हुई वैल्यू पर आएंगे तो वो बिजनेस के लिए मुनाफा है, और अगर कम वैल्यू पर आएंगे तो वो बिजनेस के लिए क्या है, नुकसान है। वहीं अगर लायबिलिटीज़ बढ़कर आएंगी तो वो क्या है, लॉस है, और अगर घट कर आएंगी तो वो हमारे लिए क्या है, गेन है। राइट नाउ इतना हमें समझ में आ गया। अब हम देख लेते हैं कि रिवैल्यूएशन की ज़रूरत क्यों है, कि भाई हमें रिवैल्यूएट करना क्यों है। और रिवैल्यूएशन के साथ साथ हम एक और चीज़ पढ़ते हैं जिसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, क्योंकि ये दोनों जो टॉपिक्स हैं वो काफ़ी आसपास हैं, जुड़े हुए हैं, इसलिए इन दोनों को हम साथ लेकर चलते हैं। आपकी बुक्स में भी आपको ये जो टॉपिक्स हैं वो साइड बाय साइड नज़र आएंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के साथ मैं एक और चीज़ कह देती हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस, मतलब जो प्रॉफिट या लॉस जो बिजनेस में एक्यूमुलेट किया गया यानी कि इकट्ठा किया गया है उसका हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस कंसेप्ट को समझते हैं कि भाई रिवैल्यूएट करने की क्या ज़रूरत है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस करने की क्या ज़रूरत है। अब ये याद रखिए, रिवैल्यूएशन और डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो दोनों होंगे जब भी पार्टनरशिप बिजनेस क्या होगा, रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। राइट, जब भी पार्टनरशिप फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, मतलब उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज किया जाएगा, चाहे एडमिशन की वजह से हो, चाहे रिटायरमेंट की वजह से, डेथ की वजह से, या ऐसे ही पुराने पार्टनर्स डिसाइड करें कि उन्हें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना है, तो इन सारी कंडीशन में, रिकॉन्स्टिट्यूशन की कंडीशंस में, रिवैल्यूएशन अकाउंट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस दोनों किया जाएगा। और ऐसा क्यों किया जाएगा, पहले से एडमिशन के पर्सपेक्टिव से समझ लेते हैं, फिर बाकी रिकॉन्स्टिट्यूशन के पर्सपेक्टिव से भी समझ लेंगे। अब लेट्स से दो पार्टनर्स थे हमारे बिजनेस में, ए एंड बी। इन्होंने डिसाइड किया कि ये सी को बिजनेस में लेकर आएंगे। अब हमने देखा था कि जब हम गुडविल की अकाउंटिंग कर रहे थे तो ए और बी ने क्या कहा था कि भाई जो सी है वो आगे आने वाले मुनाफों में जो जितना उसे हिस्सा मिलेगा उसके लिए भी क्या पे करेगा, गुडविल प्रीमियम पे करेगा। मतलब जो ये पुराने पार्टनर्स हैं ये बहुत पॉजिटिव हैं भाई अपने पुराने प्रॉफिट और लॉसेस को लेकर, वो अपने बिजनेस को लेकर बहुत पॉजिटिव हैं। वो कह रहे हैं कि सी के आने से पहले जो भी बिजनेस में था वो हमारा था, सी जब बिजनेस में आया उसके बाद से बिजनेस को जो मिलेगा वो उस पर सी का हक भी होगा, लेकिन उससे पहले जो कुछ भी था बिजनेस का, चाहे वो मुनाफा था चाहे वो नुकसान था, वो सब किसका था, वो सब पुराने पार्टनर्स का था। तो इसीलिए इन्होंने क्या कहा कि भाई सी के आने से पहले अगर कोई भी ऐसा प्रॉफिट होगा, कोई भी ऐसा मुनाफा होगा या नुकसान होगा जो अभी तक हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो हो रहा होगा और बांटा नहीं गया होगा पुराने पार्टनर्स के बीच में, वो सी के आने से पहले हम क्या कर देंगे, बांट देंगे। राइट, मतलब जैसे मैंने कहा हमने जनरल रिजर्व की एंट्री देखी थी पिछले कुछ लेक्चर्स में,
एक जनरल रिजर्व क्रिएट किया गया था, राइट। हर एक बिजनेस क्रिएट करता है, अक्सर क्रिएट किया जाता है, जिसमें प्रॉफिट में से हम क्या करते हैं, एक हिस्सा लेते हैं और उसे किस में डाल देते हैं, रिजर्व्स एंड सरप्लस की कैटेगरी के अंदर डाल देते हैं। रिजर्व्स एंड सरप्लस बैलेंस शीट में लायबिलिटीज के हेड के अंदर शो होती है। तो एक जनरल रिजर्व क्रिएट कर रखा था, मतलब ये जनरल रिजर्व जो है वो कौन से में, किस में से आता है, प्रॉफिट में से आता है। किसके प्रॉफिट में से, पार्टनर्स के प्रॉफिट में से आता है। तो पार्टनर्स के प्रॉफिट में से एक जनरल रिजर्व क्रिएट किया गया था। लेट से वो था 50,000 रुपए का, ठीक है। अब ए और बी ने कहा कि सी जो आ रहा है, ठीक है, वो जितना भी पैसा ला रहा है सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर हम उसे ऐसे ही ऐड कर देंगे तो पहले जो 50,000 ए और बी के बीच में जो ए और बी डिजर्व करते थे, लेट्स से इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो था 1:1 का, मतलब दोनों बराबर बराबर हिस्सेदारी में मुनाफा शेयर कर रहे थे। तो 25,000 किसके थे, ए का था, 25,000 किसका था, बी का था। अब अगर सी आ जाएगा और इसे नहीं बांटा जाएगा तो अगले साल जब हम इसे बांटेंगे तो क्या होगा, इस 50,000 को ए, बी और सी तीनों में बांटना पड़ेगा, राइट। तो उन्होंने क्या कहा कि ये तो गलत बात है। जनरल रिजर्व किसके प्रॉफिट में से निकला था, जो हमारा पुराना प्रॉफिट था, जो हमने पहले अर्न कर लिया था, उसमें से जनरल रिजर्व बना था। तो इस पे हक किसका है, हम पुराने पार्टनर्स का है। तो सी के आने से पहले जो ये जनरल रिजर्व का पैसा था उसे हम क्या करेंगे, बांट लेंगे, ठीक है। उसी तरीके से कोई और भी अगर प्रॉफिट होगा जिसे अभी तक पार्टनर्स ने विड्रॉ नहीं किया होगा बिजनेस में से, या अभी तक उसे रखा होगा, फॉर एग्जांपल लेट्स से, यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूँ। लेट्स से जो हमारा ए था, ए और बी था, उनका बिजनेस चल रहा था, ठीक है। 1 अप्रैल 2022, ठीक है, इस दिन हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ। 31 मार्च 2023 को ये खत्म होगा, ठीक है। हम लोग नेट प्रॉफिट कब कैलकुलेट करेंगे, जायज़ तरीके से 31 मार्च को। अब क्या हुआ, अक्टूबर में सी को एडमिट कर लिया गया, ठीक है। अक्टूबर में क्या किया, सी को एडमिट कर लिया गया। अब 31 मार्च 2023 को जब नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाएगा तो वो किस में बढ़ जाएगा, ए, बी और सी तीनों में बराबर से बढ़ जाएगा, राइट। या जितना भी उनका शेयरिंग रेशियो होगा उसमें बढ़ जाएगा। तो पार्टनर्स ने कहा नहीं, अक्टूबर में जब सी आ रहा है उससे पहले ही हम पहले क्या कैलकुलेट कर लेंगे, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। हम लोग 31 मार्च का इंतजार नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, जिस दिन सी आ रहा है उससे पहले वाले दिन हम क्या करेंगे, अपना नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। जो ये नेट प्रॉफिट है वो किसके बीच में बांट लेंगे, जो पुराने पार्टनर्स हैं उनके बीच में बांट लेंगे। और उसके बाद अक्टूबर से लेके जो 31 मार्च तक का प्रॉफिट आएगा वो क्या होगा, वो ए, बी और सी जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था उसमें बढ़ जाएगा, राइट। इतना समझ में आ गया। बहुत जायज़ रीज़न है। क्या रीज़न है कि भाई सी जो था उसे साल भर का प्रॉफिट क्यों मिलेगा, जब वो आया कब है, अक्टूबर में आया है। तो उन्होंने क्या कहा, अक्टूबर में सी के आने से पहले क्या कैलकुलेट करो, मुनाफा कैलकुलेट करो। वो किसके बीच में बांट दो, वो बांट दो पुराने पार्टनर्स के बीच में, दैट इज ए एंड दैट इज बी। कौन से शेयरिंग रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और अक्टूबर के बाद जो उन्हें मुनाफा हुआ होगा वो बांट देना तुम ए, बी और सी तीनों में, किस में, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है। ये तो हुई नेट प्रॉफिट की बात। अब ऐसी ही बात कर लेते हैं नेट लॉस की भी। अब लेट से बिजनेस को मुनाफा नहीं हो रहा था, बिजनेस नुकसान में रन कर रहा था और सी को पता था कि जो बिजनेस है उसे नुकसान हो रहा है, वो अपनी एक्सपर्ट एडवाइस देने के लिए ही और बिजनेस को लॉस से बाहर निकालने के लिए ही उस बिजनेस के साथ जुड़ रहा है, ठीक है। अब जो सी है वो कह रहा है कि मैं पूरे साल भर का नुकसान क्यों उठाऊंगा, मेरे आने से पहले जो नेट लॉस हो रखा है वो किसके बीच में बढ़ जाना चाहिए, पुराने पार्टनर्स के बीच में बढ़ जाना चाहिए। मैं सिर्फ उतना नुकसान बांटूंगा जिस दिन से मैं आया हूँ, यानी कि अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक जितना भी नेट लॉस होगा वो ए, बी और सी तीनों में बटेगा, उसमें मैं भी हिस्सेदारी लूँगा। लेकिन मेरे आने से पहले तक जो भी एक्यूमुलेटेड नेट लॉस है वो आप पुराने पार्टनर्स के बीच में बांट दीजिए। और यही चीज़ होती है चाहे रिटायरमेंट हो चाहे डेथ हो। अब अगर पार्टनर रिटायर हो रहा होगा तो भी वो कहेगा कि भाई मुझे जो आपका बिजनेस था जो अभी तक हम रन कर रहे थे उसमें जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है उसमें मेरा भी हिस्सा दो। अगर नेट लॉस होगा तो भाई पार्टनर्स कहेंगे कि जाते जाते अपना लॉस भी लेता जा, अपना लॉस कैपिटल में से माइनस करवाता जा, राइट। तो हम लोग जब रिकॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो वहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
आपका वो होता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस होता है, वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। और उसी तरीके से रीवैल्यूएशन भी ज़रूरी हो जाता है। रीवैल्यूएशन इसलिए ज़रूरी होता है कि जैसे नया पार्टनर आ रहा है, अब जैसे मैंने जो आपको एग्जांपल दिया था 5 लाख रुपीज़ का, कि लैंड जो था वो 5 लाख रुपीज़ पर शो हो रहा था, राइट। अब हमें पता ही नहीं है कि जो हमारा लैंड है वो ओरिजिनली क्या है, वो 10 लाख का या 11 लाख का हो चुका है, राइट। तो अब क्या होगा, नए पार्टनर के आने से पहले हम कहेंगे कि एक काम करते हैं, जितने भी पूरे पुराने एसेट्स हैं उन्हें रिवैल्यूएट कर लेते हैं। उस रिवैल्यूएशन के बेसिस पर जितना भी मुनाफा या नुकसान हुआ होगा वो हम पहले पुराने पार्टनर्स के बीच में बांट लेते हैं और उसके बाद नए पार्टनर को लेकर आएंगे। तो इसीलिए जो ये रीवैल्यूएशन अकाउंट होता है और जो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस होते हैं, ये बहुत ज़रूरी होते हैं हम जब भी बात करते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन की। तो जहाँ पे भी रिकॉन्स्टिट्यूशन की बात होगी तो हमें एकदम पता चल जाना चाहिए कि भाई एक तो क्या बनेगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन अकाउंट, मतलब हम देखेंगे कि जो हमारे पुराने पार्टनर्स हैं उनका अगर हम देखें कि असेट और लायबिलिटी की क्या पोजीशन है, उसे हम दोबारा से रिवैल्यूएट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे कि मुनाफा कितना हुआ है या नुकसान कितना हुआ है और उसे पुराने पार्टनर्स में बांट देंगे। उसी तरीके से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पुराने प्रॉफिट्स या फिर लॉसेस भी। अब बात कर लेते हैं जैसे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कौन सा होता है, जैसे मैंने बोला जनरल रिजर्व, राइट। अब ये जनरल रिजर्व का जो पैसा है ये हमें क्या करना है, ये हमें बांटना है पुराने पार्टनर्स के बीच में। हमें अच्छे से पता है जनरल रिजर्व कौन सी साइड पे आता है, लायबिलिटी साइड पर आता है। इसका कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो इसे हमें डाइल्यूट करना है, तो मतलब मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। जो मैंने एग्जांपल लिया था वही लेते हैं कि जनरल रिजर्व में 50,000 रुपये रखे हुए थे, तो मतलब क्रेडिट बैलेंस था कितने का, 50,000 रुपये का। मैं उसे क्या कर दूंगी, डेबिट बैलेंस बना दूंगी। तो क्या एंट्री होगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, राइट। अब मैं क्या कर रही हूँ, जनरल रिजर्व अकाउंट को डेबिट कर रही हूँ, कितने से, 50,000 रुपये से। मतलब मैं इसे क्या कर रही हूँ, डाइल्यूट कर रही हूँ, इसे ख़त्म कर रही हूँ। और मैं क्या करूँगी, पुराने पार्टनर्स के बीच में बांट दूंगी, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब ये पुराने पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास दो पार्टनर्स कौन कौन से थे, जो मैंने एग्जांपल लिया था, एज कैपिटल अकाउंट एंड बीज कैपिटल अकाउंट। अब याद रखना है जो पुराने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस होंगे वो कौन से रेशियो में बटेंगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उन्हें बांटा जाएगा। तो लेट्स से पुराना जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो था 1:1 का, तो 25,000 रुपये चले जाएंगे ए के कैपिटल अकाउंट में और उसी तरीके से 25,000 रुपये चले जाएंगे आपके बी के कैपिटल अकाउंट में। तो इस तरीके से हमारा क्या होगा, जनरल रिजर्व जो होगा वो डाइल्यूट हो जाएगा किसके बीच में, 50,000 किसके पास 50,000 किसके बीच में बढ़ जाएगा, ए के बीच में और बी के बीच में। किस रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 25,000 एंड योर 25,000, राइट। ये तो हो गया हमारा किसके लिए एंट्री, जनरल रिजर्व अगर रखा होगा। उसी तरीके से जो हमारा एक्यूमुलेटेड नेट प्रॉफिट होगा या नेट लॉस होगा, मतलब नए पार्टनर के आने से पहले जो हम लोग नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कैलकुलेट करेंगे उसे भी हम क्या करेंगे, पुराने पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो नेट प्रॉफिट जो हमारा होगा, मैं यहाँ पर नेट प्रॉफिट ही दिखा रही हूँ इसे, यानी कि ये है क्रेडिट बैलेंस ऑफ योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट प्रॉफिट इज क्रेडिट बैलेंस ऑफ योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि जो ये नेट प्रॉफिट है ऑब्वियस सी बात है, इसको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ये है क्रेडिट बैलेंस ऑफ योर P&L अकाउंट, राइट। इसे हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। डेबिट इसलिए कर देंगे क्योंकि हमें इसे क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है किसके बीच में, टू एज कैपिटल अकाउंट और उसी तरीके से टू बीज कैपिटल अकाउंट। लेट से 30,000 का मुनाफा हो रहा था सी के आने से पहले अक्टूबर में, तो यहाँ पर आ जाएगा 30,000। 30,000 को हम कौन से रेशियो में बांटेंगे, 1:1 के रेशियो में। तो ये आ गया 15,000 और ये आ गया 15,000। तो ये हो जाएगी हमारे नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री। और वहीं अगर नुकसान हुआ होगा तो भाई क्या एंट्री हो जाएगी, ए के कैपिटल अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे।
बी के कैपिटल अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, और ये क्या आ जाएगा, डेबिट बैलेंस ऑफ योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसे हम बोलते हैं नेट लॉस। लेट से नेट लॉस हुआ था 20,000 रुपये का, तो 10,000 रुपये कट जाएंगे ए के कैपिटल अकाउंट से और 10,000 रुपये कट जाएंगे बी के कैपिटल अकाउंट से, राइट। तो इस तरीके से हमारी जो है वो 3 एंट्रीज हो जाएंगी अपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ऑन एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। इसी तरीके से रिटायरमेंट में भी होगा, इसी तरीके से आपका डेथ में भी होगा, इसी तरीके से किसी भी रिकॉन्स्टिट्यूशन में होगा। बस ये याद रखना है कि ये होता है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, याद रखना है। जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस होंगे वो हमेशा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की, सॉरी रिकॉन्स्टिट्यूशन कह रही हूँ, रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, कि जब हम रीवैल्यूएट करते हैं तो उसकी क्या क्या जनरल एंट्रीज होती हैं और किस तरीके से एक नया अकाउंट बनता है जिसे हम बोलते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो चलिए देख लेते हैं। मैं यहाँ पर एंट्रीज कर रही हूँ, यहाँ पर मैं लास्ट में रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाऊंगी। सबसे पहली चीज, अगर रीवैल्यूएट करते वक्त बिजनेस को कोई नया असेट मिलता है जो उसने अभी तक अपनी बैलेंस शीट में नहीं दिखाया होता है और अब उन्हें दिखाना होता है, तो वो क्या होता है, उसे हम क्या करते हैं। और दूसरी चीज़, अगर पुराना कोई असेट था उसे हमने रीवैल्यूएट किया और उसकी जो वैल्यू थी वो पहले से ज़्यादा आई, तो उसके लिए एंट्री हो जाएगी असेट अकाउंट डेबिट। अब याद रखना है, असेट्स को डेबिट हमेशा तभी किया जाता है जब बिजनेस में असेट्स इंक्रीज होते हैं। तो इन दोनों केसेस में बिजनेस में जो असेट है वो इंक्रीज हो रहा है, कि हमने कोई नया असेट फाइंड आउट किया है जिसे हमें अपनी बैलेंस शीट में ऐड करना है, या फिर कोई पुराना असेट था जिसे हमने रीवैल्यूएट किया तो उसकी जो वैल्यू थी वो ज़्यादा आई। जैसे लैंड था 5 लाख रुपए का, उसकी वैल्यू कितनी आई, 11 लाख की आई, तो अब हमें क्या करना है, उसे रीवैल्यूएट करना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, असेट अकाउंट कितनी अमाउंट आएगी, 6 लाख का अमाउंट आएगा, राइट। 5 लाख से कितने पे गया, 11 लाख पर, तो 6 लाख रुपए का क्या है, मुनाफा होगा, क्योंकि असेट की वैल्यू क्या है, इंक्रीज करी। याद रखिए, असेट्स हैव अ डेबिट बैलेंस, यानी कि असेट की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, और जो इसका बैलेंस है वो कहाँ जाएगा, उसे हम किस में डालेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट में डालेंगे। लेट से हमारे पास जितने भी पुराने एसेट थे सबको रीवैल्यूएट किया मैंने, और सबकी जो कंबाइंड वैल्यू थी बढ़ के वो कितनी आ गई। अब यहाँ पे मैं अलग अलग एसेट नहीं दिखा रही हूँ, मैं टोटल दिखा रही हूँ। लेट से उसकी वैल्यू आ गई 10 लाख रुपीज। ये कितना आ गया, 10 लाख रुपीज, राइट। उसके बाद हमने जब कुछ असेट्स को रीवैल्यूएट किया तो कुछ असेट्स की वैल्यू जो थी वो कम होकर भी आई। तो अब जब कम होगी वैल्यू, तो जब असेट्स की वैल्यू कम होती है तो हम उन्हें क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो डेबिट क्या हो जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। लेट से जो असेट की वैल्यू कम होकर आई वो आई 2 लाख रुपीस की। अब यहाँ पर तो मैं सीधा असेट दिखा रही हूँ, आप क्या करेंगे, आप असेट का नाम लिखेंगे, ठीक है। जैसे मशीनरी है, लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, जो भी है उस असेट का नाम आ जाएगा। उसके बाद कोई लायबिलिटी थी पुरानी, मैंने उसे रीवैल्यूएट किया तो उसकी पोजीशन क्या आ रही है, कम आ रही है, मतलब वो लायबिलिटी उतनी नहीं है जितनी दिख रही थी। तो इसका मतलब क्या है कि बिजनेस के क्या है, मुनाफा है। लायबिलिटी जब कम होगी तो हम उसे क्या करेंगे, लायबिलिटी का नाम लिखेंगे अकाउंट डेबिट। हमें अच्छे से पता है लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है, मतलब जब वो कम होगी तो उसे क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, लेट से ये भी आ गया 10 लाख रुपए, 10 लाख एंड 10 लाख, ठीक। ये आ गया हमारा लायबिलिटी टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब मैं यहाँ लिख देती हूँ, असेट की वैल्यू जब इंक्रीज होकर आए, असेट की वैल्यू जब डिक्रीज होकर आए, लायबिलिटी की वैल्यू जब इंक्रीज होकर आए,
उसके बाद अगर लायबिलिटी की वैल्यू जो होगी वो बढ़कर आएगी तो क्या हो जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, राइट, टू लायबिलिटी अकाउंट। मतलब कुछ लायबिलिटीज को जब मैंने रीवैल्यूएट किया तो उनकी वैल्यू पहले से ज्यादा आई। लेट से इसकी अमाउंट ले लो 3 लाख रुपीस, ठीक है। ये आ गई हमारी मेन 4 एंट्रीज जो की जाएंगी। यहाँ पे मैंने 4 दिखाया है, लेकिन जब आप असेट्स और लायबिलिटीज दिखाएंगे तो आप इंडिविजुअल असेट और लायबिलिटीज को उनके नाम से दिखाएंगे, राइट। पहली क्या हुई, असेट अकाउंट डेबिट, यानी कि असेट यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज होकर आ रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, असेट डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे लायबिलिटी क्या हो रही है, लायबिलिटी, सॉरी इसे मैंने इंक्रीज लिख दिया, यहाँ पर ये है लायबिलिटी डिक्रीज होकर आ रही है, राइट। तो इसे हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। और यहाँ पे हमारी लायबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। यहाँ पर लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अब जब हम एक चीज कॉमन देखेंगे कि इसमें हमें क्या बनाना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। तो हम बनाएंगे एक रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है भाई। ये बन गया हमारा एक रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड, ये रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। किस वजह से, क्योंकि असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होकर आई है कितने से, 10 लाख रुपीज से, ठीक है। ये यहाँ पर आ गया। कैसे आया, असेट्स अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि असेट्स क्या हुए हैं, इंक्रीज होकर आए हैं बाय ₹10 लाख। उसके बाद रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है क्योंकि असेट्स डिक्रीज होकर आए हैं हमारे पास। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया 2 लाख रुपीज, राइट। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है क्योंकि लायबिलिटीज कम होकर आई हैं, कितने से, 10 लाख रुपए से, तो वो यहाँ पर आ गया, राइट। और यहाँ पर आ रही हैं 2 लायबिलिटीज, क्योंकि हमारी जो लायबिलिटीज हैं वो क्या होकर आई हैं, बढ़कर आई हैं, कितने से, 3 लाख रुपए से, राइट। नाउ रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या है, ये बता रहा है हमारे जितने भी बेनिफिशियल चीज़ें हुई हैं, यानी कि प्रॉफिट्स हुए हैं, यानी कि हमारे असेट्स अगर इंक्रीज हुए हैं या लायबिलिटीज अगर डिक्रीज हुई हैं। और ये दिखा रहा है कि नुकसान कब हुआ है बिजनेस को, जब असेट क्या हुआ है, कम होकर आया है, या लायबिलिटीज क्या हुई हैं, बढ़कर आई हैं। तो टोटल जो रिवैल्यूएशन करके हमें बेनिफिट हुआ वो कितने का हुआ, 20 लाख का हुआ, ठीक है भाई। ये हो गया 20 लाख का। और टोटल नुकसान कितना हुआ रिवैल्यूएट करके, हमने देखा कि भाई 5 लाख का हमें क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो मतलब ऑल इन ऑल मुनाफा कितने का हुआ, 15 लाख का क्या हुआ है, हमें बेनिफिट हुआ है। क्योंकि असेट्स और लायबिलिटीज का अगर हम सब जोड़ देखें तो 15 लाख रुपए पे बेटर है हमारी बैलेंस शीट। तो जो ये 15 लाख का मुनाफा है ये किसके बीच में बढ़ जाएगा, पुराने पार्टनर्स के बीच में बढ़ जाएगा। तो कैसे बढ़ेगा, 2 A's कैपिटल 2 B's कैपिटल, ठीक है भाई। हमने 1:1 का रेशियो लिया था, तो 7.5 लाख रुपए मिल जाएंगे ए को, ए के कैपिटल में चले जाएंगे 7.5 लाख रुपए, और वैसे ही 7.5 लाख यानी कि 7.5 लाख रुपए चले जाएंगे बी के कैपिटल में। 7.5 + 7.5 इज 15, 15 + 5 इज 20 लाख। तो इस तरीके से हमारा जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 20 लाख और यहाँ पर आ गया 20 लाख। तो इस तरीके से हमारा जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है वो बन जाएगा। अब लेट्स से असेट्स और लायबिलिटीज को जब मैं रीवैल्यूएट करती तो अमाउंट आ रहा था 1 लाख एंड 1 लाख। इसे 10 लाख हटा के कितना ले लेते हैं, 1 लाख ले लेते हैं, ठीक है भाई। असेट्स बढ़ के आए थे 1 लाख रुपए से और लायबिलिटीज कम होकर आई थी 1 लाख से। तो टोटल हमें मुनाफा कितना हो रहा था, 2 लाख का, और नुकसान कितना हो रहा था, 5 लाख रुपए का। तो मतलब नुकसान टोटल कितना हुआ है, 5 में से 2 गए, 3 लाख का हमें टोटल क्या हुआ है, नुकसान हुआ है। तो ये 3 लाख रुपए किसके बीच में बढ़ जाएंगे, ए's कैपिटल अकाउंट, बी's कैपिटल अकाउंट, राइट। ए के कैपिटल अकाउंट पे और बी के कैपिटल अकाउंट में। ए के में भी कितना चला जाएगा, 1.5 लाख, बी के में भी कितना चला जाएगा, 1.5 लाख। तो मतलब अगर रीवैल्यूएशन करने के बाद, रीवैल्यूएशन बनाने के बाद अगर हमारे पास 2 A's कैपिटल आता है, 2 B's कैपिटल आता है, मतलब सी, अगर मुनाफा होता है रिवैल्यूएशन करने के बाद तो जो वो मुनाफा होगा वो किस पे ट्रांसफर किया जाएगा,
पुराने पार्टनर्स के बीच में किया जाएगा। तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, यहाँ पर उसकी एंट्री दिखाते हैं हम। यहाँ पे उसकी एंट्री दिखाते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, राइट, टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट। कितना कितना चला गया था, 7.5 लाख, 7.5 लाख एंड 15 लाख। उसी तरीके से अगर नुकसान हो रहा था तो एंट्री क्या थी, A's कैपिटल अकाउंट, B's कैपिटल अकाउंट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना आ गया था, 1.5 लाख, 1.5 लाख और ये हो गया था 3 लाख, राइट। तो इस तरीके से हमारी ये दोनों एंट्रीज हो गई थी। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट हमें पूरा समझ में आ गया कि यहाँ पर भाई अगर नुकसान ट्रांसफर करना होगा तो ऐसे इनके कैपिटल अकाउंट में, मुनाफा ट्रांसफर करना होगा तो ऐसे, असेट इंक्रीज होगा तो ऐसे, लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो ऐसे, असेट रिड्यूस होगा तो ऐसे, लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो ऐसे। ये तो हो गई हमारी एंट्रीज। अब मैं एक बार ये भी दिखा देती हूँ कि भाई इनके कैपिटल अकाउंट में ये कैसा दिख रहा है, तो एक बार कैपिटल अकाउंट भी बनाकर देख लेते हैं। उसके बाद हमारी ये सारी एंट्रीज हमें क्लियर हो जाएंगी कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या इसका इम्पैक्ट नज़र में आ रहा है। तो अगर मैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाती हूँ, लेट्स से मैं यहाँ पर कैपिटल अकाउंट बना रही हूँ, ठीक है भाई, ये है ए का कॉलम, बी का कॉलम, ए का कॉलम एंड बी का कॉलम, राइट। अब हमें अच्छे से पता है कि कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। मतलब कैपिटल जब पार्टनर की इंक्रीज होगी तो उसे कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट में दिखाएंगे, और जब डिक्रीज होगी तो कहाँ दिखाएंगे, डेबिट में दिखाएंगे। तो क्या हो रहा है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, तो कैपिटल अकाउंट क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं। किस वजह से, रीवैल्यूएशन से पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या है, बढ़ा है। क्यों बढ़ा है, क्योंकि जब असेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यूएट किया गया तो हमें पता चला कि बिजनेस 15 लाख रुपए बेटर पोजीशन पर है। तो आधा आधा हम किसको दे रहे हैं, पुराने पार्टनर्स को, उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दे रहे हैं। तो रीवैल्यूएशन से 7.5 लाख रुपए किसे मिला, ए को, और बी को कितना मिला, 7.5 लाख रुपए मिला। तो मतलब ये क्रेडिट क्यों किया गया है, कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हुआ है क्योंकि रीवैल्यूएशन अकाउंट से 7.5 लाख और 7.5 लाख किसके पास आए हैं, ए के कैपिटल अकाउंट में, बी के कैपिटल अकाउंट में। वही अगर लॉस हुआ होता तो क्या आ जाता है, यहाँ पर आ जाता रीवैल्यूएशन, राइट, क्योंकि ए और बी का कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, यानी कि डिक्रीज हो रहा है। किस वजह से, क्योंकि रीवैल्यूएट करने के बाद 1.5 लाख का नुकसान आया ए को और 1.5 लाख का नुकसान आया किसको, बी को। तो इस तरीके से हमारा क्या शो हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट भी शो हो जाएगा, राइट। तो ये है सारी जर्नल एंट्रीज, ये है हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट कि किस तरीके से रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता है, उसके पीछे राशनाले क्या है। और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया क्लास की स्टार्टिंग में कि रीवैल्यूएशन अकाउंट एक ऐसी चीज़ नहीं है जो सिर्फ एडमिशन में आएगी, ये आपके बाकी सारी चीज़ों में भी यूज़ होगी। जहाँ पे भी हम लोग रिकॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे वहाँ पर हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। और रीवैल्यूएशन और प्रॉफिट एंड लॉस जो एक्यूमुलेटेड होते हैं, जैसे जनरल रिजर्व वगैरह, उन्हें भी हम क्या करते हैं, उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और याद रखना है, रीवैल्यूएशन जब भी करेंगे या फिर पुराना मुनाफा या नुकसान जब भी बांटेंगे वो हमेशा बांटा जाएगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है सो यू नो व्हाट टू डू, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, इसे डिस्कस करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, क्वेश्चंस मुझसे पूछिए, तभी ये क्लासेस बेनिफिशियल हो पाएंगी। थैंक यू सो मच, अंटिल नेक्स्ट टाइम।